सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लॉ के तहत किए गए शादी और स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसे आमतौर पर कोर्ट मैरिज कहा जाता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। फ्रेंड्स, पर्सनल लॉ के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने ही धर्म के दूसरे व्यक्ति के साथ धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी कर सकता है। जैसे एक हिंदू दूसरे हिंदू से ही हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी कर सकता है। अगर एक मुस्लिम है तो वह दूसरे मुस्लिम से ही अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार निकाह कर सकता है। अगर एक हिंदू किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ दोनों में से किसी एक धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी करता है तो वह एक इनवैलिड शादी होती है। इसी प्रकार से दूसरे धर्म पर भी यही नियम लागू होता है। यह समस्या जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने आया तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने द स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, जिसे आमतौर पर हम कोर्ट मैरिज कहते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति जो है वह दूसरे जाति या धर्म के व्यक्ति के साथ शादी कर सकता है और उसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। इसमें जाति या धर्म किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। इसी कारण से स्पेशल मैरिज एक्ट को सिविल मैरिज भी कहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के अनुसार मैरिज करता है तो उसका मैरिज, डाइवोर्स या सक्सेशन जो है उसके पर्सनल लॉ से गाइड होता है। जैसे अगर एक हिंदू दूसरे हिंदू से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करता है तो उसका मैरिज और डाइवोर्स जो है वह हिंदू मैरिज एक्ट से गाइड होता है, जबकि उसका सक्सेशन जो है वह हिंदू सक्सेशन एक्ट से गाइड होता है। इसी प्रकार से अगर एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम से निकाह करता है मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार तो उसका डाइवोर्स या फिर मैरिज मुस्लिम पर्सनल लॉ से गाइड होता है। इसी प्रकार से उसका सक्सेशन भी जो है वह मुस्लिम पर्सनल लॉ से गाइड होता है। लेकिन जब दो व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने शादी को रजिस्टर करवाते हैं यानी कि कोर्ट मैरिज करते हैं तो फिर उनका मैरिज और डाइवोर्स जैसा जो मुद्दा है वह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से गाइड होता है और उसका सक्सेशन जो है वह इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से गाइड होता है। तो यही बेसिक डिफरेंसेस हैं पर्सनल लॉ के अंतर्गत किए गए शादी में और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत किए गए शादी में। अब मैं आपको बता दूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करने के कंडीशंस क्या हैं। तो इसके अंतर्गत कंडीशंस ये हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत 2 स्केड्यूल बने हुए हैं। उन स्केड्यूल्स में जो भी रिलेशनशिप मेंशन किया हुआ है या जो भी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मेंशन किया हुआ है दैट इज प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, यानी कि उन दोनों रिश्तों में शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। आमतौर पर इन दोनों स्केड्यूल्स में यही मेंशन किया हुआ है कि जैसे एक माँ और बेटा शादी नहीं कर सकता है, एक फादर और बेटी शादी नहीं कर सकती है, और एक भाई और बहन शादी नहीं कर सकता है, एंड सम अदर रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो मेंशन्ड इन दीज 2 स्केड्यूल्स। और इन स्केड्यूल्स के अनुसार जो सारे रिलेशनशिप हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। दूसरा कंडीशन जो है वो यह है कि दोनों कपल्स जो हैं वो एडल्ट होने चाहिए, यानी लड़की का उम्र 18 या 18 से ऊपर होना चाहिए और लड़के का उम्र 21 या 21 से ऊपर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन यह है कि लड़का और लड़की दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए, यानी कि दोनों जब शादी के लिए कंसेंट दे रहे हैं तो दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड कि उनके कंसेंट को वैलिड माना जाए। अगर शादी के समय मैरिज ऑफिसर को यह थोड़ा सा भी शक होता है या वह इंक्वायरी करके इस बात को कंफर्म करते हैं कि दोनों कपल में से कोई भी एक अनसाउंड माइंड का है तो वह शादी को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। और अगर शादी के बाद भी यह पता चलता है दोनों कपल्स में से कोई एक अनसाउंड माइंड के हैं तो उस शादी को भी वॉइड या वॉइडेबल घोषित कराया जा सकता है, यानी कि रद्द करवाया जा सकता है। चौथा कंडीशन यह है कि किसी भी कपल्स के लिविंग स्पाउस नहीं होने चाहिए, यानी कि या तो वो अनमैरिड हो या अगर प्रीवियसली उनकी शादी हो चुकी हो तो उनके जो स्पाउस हैं वो एक्सपायर कर गए हों तब वह यह शादी कर सकते हैं, या फिर वो डाइवोर्सी हों तब यह शादी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करने के लिए यही 4 कंडीशंस लागू होते हैं।